स्टार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन निकलता होता है। अजारादारी, उर्दू में कहते हैं अजारादारी, इंग्लिश में मोनोपोली। ये दो ऑपोजिट मार्केट्स हैं, इंटायरली डिफरेंट। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में तो एक प्रोडक्ट को बेचने वाले भी बेशुमार और खरीदने वाले भी बेशुमार, कंपटीशन उसमें इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से वहां पे एमआर और एआर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बन जाते हैं, इन्फिनिट इलास्टिक। इजारादारी का मतलब है एक प्रोडक्ट को बेचने वाला एक ही है मार्केट में, उसके अलावा वो प्रोडक्ट आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। अगर तो ऐसी सिचुएशन है, इसका मतलब है उस फर्म को मोनोपोली पावर हासिल है, इजारादारी हासिल है। जिस तरह आपने अगर बिजली इस्तेमाल करनी है तो वो बेचने वाला एक ही इदारा है, वापडा। तो वापडा के अलावा और कोई इदारा नहीं है जिससे आपको बिजली मिल सके। तो इसका मतलब है वापडा के पास मोनोपोली है। मोनोपोली जिसके पास आ जाए वो फिर उसका फजूल नाजायज फायदा भी उठाता है, जिस तरह प्राइसेस में बेजा इजाफा कर देता है जिसका तुक भी नहीं बनता, क्योंकि उसको पता होता है कि कंज्यूमर मजबूर है, हमारे अलावा ये चीज इनको किसी और जगह से नहीं मिलेगी, लिहाजा तुम के रेट लगाओ। तो यही वजह है कि आप बिजली के यूनिट्स में आए दिन देखते हैं कि इजाफा होता रहता है। इसी वजह से ये सारा सिलसिला है। बाज़ औक़ात इजारादारी कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हासिल हो जाती है किसी एक इदारे को। जिस तरह वापडा को इजारादारी गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से है। उसने लाइसेंस इशू किया हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वापडा के साथ कि बिजली पाकिस्तान में सिर्फ आपसे खरीदी जाएगी, लिहाजा पर यूनिट हमारा शेयर भी आप रखें। तो अपने शेयर के चक्कर में उसने वापडा को इजारादारी दी हुई है। बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे किसी एक फर्म के पास इजारादारी आ जाती है, लाइक किसी के पास कोई ऐसी जरखेज जमीन है, जिस तरह सरगोदा का किन्नो, उसके टेस्ट के मुकाबले में पूरी दुनिया में उस तरह का कहीं और नहीं मिलता। तो इसका मतलब है किन्नो के लिहाज से सरगोदा के पास इजारादारी है। तो वो कुदरती बुनियादों पे भी हो सकती है, मसनूई बुनियादों पे भी हो सकती है। बाज़ औक़ात अपने डंडे के जोर पे कोई ताकतवर फर्म है, वो खुद भी क्रिएट कर लेती है कि छोटे मोटे दुकानदार, उनको पता चले कि यार कोई दूसरा भी ये इस चीज में हिस्सा डालने लगा है या ये चीज प्रोड्यूस करने लगा है, वो इसको धमका के मार्केट से हटा देती है या प्राइसेस कम इतनी कर देती है कि दूसरा ऑटोमेटिकली भाग जाता है। और जैसे वो भाग जाए वो फिर मोनोपोली पावर खुद इंजॉय करती है फर्म। ये इसकी रीजन हो सकती हैं डिफरेंट। तो मोनोपोली ये शुरू से, इसको कौन पढ़ेगा? अलीजा आप रीड करो जरा। Okay. अब ये देखें, एम आर और ए आर परफेक्ट कंपटीशन में तो ये थे, एम आर भी इधर ही था, ए आर भी इधर ही था, और ये एम सी था। यहाँ पे वो पैदावार और कीमत का तयन हो जाता था। इस तरफ हम क्वांटिटी रखते थे, इस तरफ हम प्राइस रखते थे। यहाँ पे एम आर और ए आर की शेप जरा मुख्तलिफ है। हेडिंग दे दें, इजारादारी में कीमत और पैदावार का तयन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली तो इजारादारी में एम आर ये होता है और ए आर इसके ऊपर होता है। ये आपने याद रखनी है बात, हमेशा एम आर नीचे, ए आर उसके ऊपर। अब एम सी उसकी शेप यही रहेगी। अब रूल वही है, एम सी एम आर को जिस पॉइंट पे टच करता है, यानी कि ये पॉइंट ई है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को खींच के नीचे ले आए, ये पैदावार। इसी पॉइंट को खींच, पहले तो इसी को इधर से लेके जाते थे ना, वो इस वजह से लेके जाते थे क्योंकि ए आर भी इसी पॉइंट पे था। कीमत का फैसला हमेशा ए आर का खत करता है। इसको खींच के ऊपर ए आर तक लेके गए, ये इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया, इधर से आपने ये ले जाना इसको इस साइड पे, ये प्राइस निकल आएगी आपकी। समझे बात? ये लिख लें, कीमत और पैदावार का तयन। अब आगे याद रखें, अरसा कलील में फर्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें। हेडिंग दे दें जरा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पॉसिबिलिटीज। फर्म के तवाज़ुन की मुख्तलिफ सूरतें। अच्छा जी, अब चार ही सूरतें हैं, एक नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये चार ही होती हैं ना। जी सर। और अगर इनका फैसला एवरेज कॉस्ट कर्व करती है, एवरेज कॉस्ट कर्व उसी पॉइंट से गुजरे जिस पॉइंट से कीमत गुजर रही है, तो इसका मतलब है कि ये होगा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर तो एसी इसी ए पॉइंट से गुजरा है, इसका मतलब है कॉस्ट भी इतनी बढ़ रही है, प्राइस भी इतनी, ये नॉर्मल प्रॉफिट है।
जल्दी से बना लें इसकी डायग्राम। और अगर ये एसी ए पॉइंट की बजाय ए के नीचे से गुजरे, लाइक यहां से गुजरे, अब इसे क्या बोलेंगे? तो भाई ये अब नॉर्मल प्रॉफिट है। कॉस्ट अब आपकी नीचे आ गई, फर्म को पर यूनिट कॉस्ट कम पा रही है, इसने प्राइस ज्यादा रखी है, लाइक कॉस्ट यहाँ पे है, ये सारा पोर्शन अब नॉर्मल लॉस है। 10 रुपए की खरीद के 20 की फर्म बेच रही है, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अगर तो कॉस्ट ज्यादा है, प्राइस कम है, फिर लॉस होगा। एसी ए पॉइंट के ऊपर से गुजरे, ये इसका मतलब है अब कॉस्ट ऊपर निकल गई है, प्राइस कम है, अब ये लॉस है। समझे बात? लेकिन ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस है कि अब नॉर्मल लॉस है? उसके लिए फिर एबीसी देखा देखा जाएगा, ऐसे फैसला नहीं होगा। एबीसी देख के पता चलेगा। अगर तो एबीसी इस ए पॉइंट के नीचे से गुजर रहा है, अब ये नॉर्मल लॉस है। और अगर एबीसी ए पॉइंट से गुजर रहा है या ए पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा है, फिर अब नॉर्मल लॉस है। इस तरफ प्राइस, इस तरफ आउटपुट, ए पॉइंट, ई पॉइंट, एसी आपका ए पॉइंट के ऊपर से गुजर रहा है, और ए बी सी ए पॉइंट से गुजर रहा है। तो ये पॉइंट बी है। ये सारा जो पोर्शन शेड किया हुआ है, ये अब नॉर्मल लॉस है। ये वाला पोर्शन, ये नॉर्मल लॉस है। अब ये सारी डायग्राम्स बना के और इसका शुरू का जो थ्योरी का काम है, उससे आपको मैंने दिखा दिया। तो कल का दिन इस पे लग रहा है, ये मोनोपोली का टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखनी है, लॉन्ग रन में एक ही कंडीशन बनती है। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये सीखा कि परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में बैठी हुई फर्म हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करती है। मोनोपोली में बैठी हुई फर्म लॉन्ग रन में हमेशा एब नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज करती है। ये शॉर्ट रन में डिफरेंट कंडीशन बनती हैं, कभी नॉर्मल प्रॉफिट, कभी एब नॉर्मल प्रॉफिट, कभी नॉर्मल लॉस, कभी एब नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, तो एब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है ये। याद रहेगी बात? अच्छा। अच्छा, अब आगे हमने जो डिस्कस करना है, अरसा तवील में इजारादार का तवाज़ुन। इसमें 3 कंडीशन बताई हुई हैं। सबसे पहले, प्लांट का म्यारी पैमाना की निस्बत कम इस्तेमाल, जिसे लेस देन ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट कहते हैं। दूसरा, म्यारी पैमाने के मुताबिक इस्तेमाल, ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट कहते हैं। और तीसरा, म्यारी पैमाना की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल। पहली में म्यारी पैमाना की निस्बत कम इस्तेमाल, दूसरी में म्यारी पैमाना पे इस्तेमाल, और तीसरी में म्यारी पैमाना की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल। तो ये इनकी डायग्राम्स इधर से समझा दूं या बनवा दूं? ये ई पॉइंट हमें पता है, जैसा कि तवाज़ुन का पॉइंट होता है जहां पे एम सी एम आर को टच करे, उस पॉइंट पे ये कीमत निकल आती है, पैदावार निकल आती है, सॉरी। इसी को खींच के ऊपर लेके जाएं, ये कीमत निकल आती है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है या अब नॉर्मल प्रॉफिट है, उसका फैसला एवरेज कॉस्ट करती है। तो एवरेज कॉस्ट अगर तो ए पॉइंट के नीचे से गुजर रही है, फिर तो कंफर्म हो गया ना कि ये अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। ये पोर्शन सारा अब नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि कॉस्ट कम है, कीमत ज्यादा है। ऐसे ही है। लेकिन जिस पॉइंट पे ये इस लाइन को टच कर रही है, यानी कि बी पॉइंट, उस पॉइंट पे आपकी एवरेज कॉस्ट अभी अपने मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंची, अभी मजीद गिर रही है। इसका मिनिमम पॉइंट ये टी पे जाके बनता है। अगर अभी मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंची, उससे पहले ही तवाज़ुन आ गया है, तो इसे फिर हम नाम देंगे मुख्त, क्या इसे कहते हैं, म्यारी पैमाना की निस्बत कम इस्तेमाल। क्योंकि ये पॉइंट जो सा है ना, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, इसे म्यारी पैमाना कहते हैं। तो अगर तो आपका तवाज़ुन म्यारी पैमाना से पीछे है, तो इस तरह की डायग्राम बनेगी, म्यारी पैमाना से कम इस्तेमाल। समझ लगी बात? इसी तरह अगर आपका ये तवाज़ुन इस तरह से है, लेकिन एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे है जहां पे तवाज़ुन है, तो इसे फिर म्यारी पैमाना के मुताबिक इस्तेमाल बोलेंगे। और तीसरी निस्बत, म्यारी पैमाना की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल, उसमें ये लेस
पॉइंट से आगे चली गई आपकी एवरेज कॉस्ट, यानी कि मिनिमम पॉइंट ये है, तवाज़ुन जहां पे आ रहा है उस वक्त एवरेज कॉस्ट ऊंची होना शुरू हो गई है, यहाँ पे जाके तवाज़ुन आया। तो इसे बोलते हैं म्यारी पैमाना की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि म्यारी पैमाना आपका इस टी पॉइंट पे है, तवाज़ुन आपका इस ए पॉइंट पे कहीं जा करके आ रहा है। तो ये म्यारी पैमाना की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल हो गया। मेरा ख्याल है फर्क सभी को समझ लग गया होगा, आसान सी बात है। जी सर। तीन ही डायग्राम है, ये अरसा तवील में है, याद रखें बात, अरसा तवील में ये तीन ही केसेस बनेंगे, लेस देन ऑप्टिमल स्केल और मोर देन ऑप्टिमल स्केल। ये काम करें, आपका मोनोपोली का टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। और कोई मैथ की एक आधी एक्सरसाइज अगर आपको करवानी है तो वो फिर मंडे को मैं स्टार्ट करवाऊंगा बकाया, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वगैरह आगे सारा चैप्टर काट दें सर। चना। डंपिंग को एक नजर मार लीजिएगा, हल्का फुल्का इसका मैं आइडिया आपको दे देता हूँ क्या होती है, बकाया एक दफा आपने सिर्फ इसको रीड करना है, नोट के लिए हो सकता है 10 नंबर पे पूछ ले वो। डंपिंग उर्दू में से कहते हैं अगराक, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जिसमें बेचने वाला एक ही है, अपनी प्रोडक्ट को दो डिफरेंट ममालिक में बेच रहा है, अपने मुल्क में और इंटरनेशनल मार्केट में। अपने मुल्क में उसने कीमत ज्यादा रखी हुई है और इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम रखी हुई है। अगर तो इस तरह की वो गेम खेल रहा है, इसे फिर डंपिंग बोलेंगे। अपने मुल्क में कीमतें ज्यादा क्यों होती हैं, क्योंकि अपने मुल्क में कंपटीशन कोई नहीं है, उसे जारादारी हासिल है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में तो बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, उसमें तो जारादारी नहीं ना हो सकती, उसमें तो जी। फिर वो परफेक्ट कंपटीशन में आ गया, जिसकी वजह से उसकी मजबूरी बन जाती है रेट कम करना। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा रेट निस्बतन कम रखा जाता है, अपने मुल्क में लोकल मार्केट में रेट ज्यादा रखा जाता है। ऐसी मार्केट सिचुएशन को डंपिंग बोलेंगे। इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, डायग्राम इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, काट दें आप। और मैं जी। आपको आइडिया दे देता हूँ, इम्तियाजी कीमत ये भी डंपिंग की ही एक टाइप है। असल में आप अपने मुल्क के अंदर दो मुख्तलिफ कीमतें चार्ज कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एक ब्रांड है किसी हल्के इलाके में है, उसी ब्रांड को किसी अगर महंगे इलाके में ओपन कर दिया जाए तो चीज तो प्रोडक्ट तो सेम ही है, एक जगह पे डिफरेंट प्राइस है, दूसरी जगह पे डिफरेंट प्राइस है, इसे बोलते हैं इम्तियाजी कीमत। जी। इस तरह सिल्क स्कूल है इधर लाहौर में, उसकी एक गुलबर्ग में ब्रांच है, एक रावी रोड में ब्रांच है। तो स्कूल तो एक ही है, जी। लेकिन रावी रोड वाली ब्रांच में फीस कम है, गुलबर्ग वाला जो कैंपस है उधर चले जाए उधर फीस ज्यादा है। तो ये इम्तियाजी कीमत है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे इम्तियाजी कीमत करें, अपने मुल्क में कीमत कुछ और, बैरूनी ममालिक में कीमत कुछ और, उससे फिर डंपिंग कहते हैं। और बस ये डायग्राम में शायग्राम में ये सारा कुछ काट दें, मॉडल शाडल सारे काट दें, आगे कुछ भी नहीं करना, ये चैप्टर आपका फिनिश है।